हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट पढ़ेंगे, पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2012। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है। अब वो ऐसे एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ पे जो जॉब है वो अगर बच्चों को डील करता है, चाइल्ड को डील करने वाला अगर कोई भी पोस्ट है, तो वहाँ पे ये इस जो है कि एक्ट से सवाल काफ़ी सारा पूछे गए हैं। जैसे प्रिंसिपल का एग्जाम, वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम, या ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां बच्चों से रिलेटेड डीलिंग होती है, ठीक है, वहां उस एग्जाम के सिलेबस में पॉक्सो एक्ट जरूर आता है और उसमें से कई सवाल भी पूछे जाते हैं। तो डिटेल में हम पॉक्सो एक्ट के एक एक प्रोविजन को पढ़ेंगे और जो है कि समझेंगे। ठीक है, इस एक्ट को पढ़ने के लिए जो थोड़ा सा जो चीजों को पढ़ते समय ध्यान देने वाला है, आगे हम देखेंगे कई सारे हमें डिफिनीशन पढ़ने। तो जैसे अगर हमें पढ़ना है कि सेक्सुअल ऑफेंस क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, तो वो उसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे, और अगर कोई उस तरीके का ऑफेंस करता है तो उसको क्या सजा मिल सकती है, ये सारी चीजें हमें पढ़ना। ठीक है, तो इसको शुरुआत करते हैं। ये 2012 में ये एक्ट बना था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ठीक है, किसी भी चिल्ड्रन को किसी भी तरीके के सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने का जो प्रोटेक्शन है वो इस एक्ट में दिया गया है, ताकि किसी भी चिल्ड्रन के साथ किसी भी तरीके का सेक्सुअल ऑफेंस न होने पाए। ठीक है, ये चीज इस पूरे एक्ट में टोटल 9 चैप्टर हैं, टोटल 46 सेक्शंस हैं और एक शेड्यूल है। तो ये डेटा भी थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरीके के बाद डेटा ही पूछ लिया जाता है कि टोटल कितने चैप्टर हैं इस एक्ट में। 9 है। टोटल कितने सेक्शन है? 46। और कितने शेड्यूल है इसमें? तो एक ही शेड्यूल। ठीक है, ये चैप्टर वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पे इसको जानने की कोई जरूरत नहीं है। हम सीधा इस एक्ट के प्रिएम्बल पे आते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। जैसा कि हमने बात किया कि 2012 में ये एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, और 19 जून 2012 को ये एक्ट नोटिफाई हो गया था गजट में, मतलब 19 जून 2012 से ये एक्ट इंप्लीमेंट भी हो गया था। इस एक्ट का जो है कि बनाने का पर्पज क्या था, ये इसके प्रिएम्बल में ही दिया हुआ है। दो पर्पज थे। पहला पहला पर्पज ये था कि किसी भी चिल्ड्रन को किसी भी तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट से, सेक्सुअल हरासमेंट से, और चिल्ड्रन का यूज किसी भी तरीके के पोर्नोग्राफी मटेरियल में ना होने पाए। ना तो कोई पोर्नोग्राफी पिक्चर हो, ना कोई पोर्नोग्राफी वीडियो हो, वहां कहीं पर भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को एक तरीके से रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। तो पहला तो प्रिवेंटिव स्टेप ये था कि किसी भी चाइल्ड के साथ सेक्सुअल असॉल्ट ना हो, किसी भी चाइल्ड के साथ सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, या किसी भी चाइल्ड का इस्तेमाल किसी भी तरीके के पोर्नोग्राफिक मटेरियल में ना हो, चाहे पोर्नोग्राफिक पिक्चर हो, वीडियो हो, या किसी और भी तरीके का पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो। वहां पे अगर चाइल्ड, किसी भी चाइल्ड का इस्तेमाल ना होने पाए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। अब अगर किसी ने इस तरीके की हरकत कर दी, किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह कर दिया, तो उसका फिर क्या हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका तुरंत ट्रायल चले, पूरा केस चले, और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि बच्चे को भी इंसाफ मिले और सोसाइटी को भी एक मैसेज जाए कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार ऐसी इस तरीके के ऑफेंस को लेकर के बहुत सख्त है। तो एक तो बच्चों को इन सब चीजों से बचाना था। दूसरा क्या था? प्यूनिटिव स्टेप, कि अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा, और उस स्पेशल कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा और फास्ट ट्रैक मोड में चलेगा। ठीक है, तो दोनों पर्पस था इस एक्ट का। ये जो एक्ट लाया गया, ये संविधान के आर्टिकल 15 को ध्यान में रखते हुए लाया गया। जब संविधान का आर्टिकल 15 पढ़ेंगे तो वहां पे ये कहा गया है कि राज्य को, मतलब भारत सरकार को, ये जिम्मेदारी दी है संविधान ने कि वो वुमेन और चाइल्ड के वेलफेयर के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, एक स्पेशल प्रोविजन वो ला सकता है वुमेन के लिए और चाइल्ड के लिए, और इसी आर्टिकल 15 का इस्तेमाल करते हुए ये एक्ट लाया गया है। तो कई बार पूछ भी लेता है कि ये एक्ट किस आर्टिकल से इंस्पायर्ड है। जैसे आरटीआई एक्ट है, तो हमने जब आरटीआई एक्ट पढ़ा तो वहां हमने पढ़ा कि वो आर्टिकल 19 से इंस्पायर्ड होता है।
ठीक इसी तरह ये संविधान के आर्टिकल 15 से इंस्पायर्ड है। साथ ही साथ एक और जिम्मेदारी भारत सरकार की थी। यूनाइटेड नेशन ने 1992 में एक कन्वेंशन जो है कि पारित किया था, कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स ऑफ चाइल्ड, जिसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो चाइल्ड को जो है कि सेक्सुअल ऑफेंस से बचाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना उसका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो भारत सरकार ने इस जो यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट, इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था 1992 में। और जब कोई यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन एक्सेप्ट किया जाता है किसी भी सरकार के द्वारा, तो अपने देश में उस कन्वेंशन को लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ता है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए 2012 में ये कानून लेकर के आया गया, ठीक है। एक बात और इसी प्रियम्बल में बोला गया है कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेज हैं अगर किसी चाइल्ड के खिलाफ, तो उसे हीनस क्राइम की कैटेगरी में रखा गया, ठीक है ये चीज। और 2012 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हम जब रिपब्लिक डिक्लेयर हुए थे तो ये 63rd ईयर था, ठीक है। तो प्रियम्बल में इतनी ही बातें जानने लायक है जो हमें पता होना चाहिए। अब आते हैं जो इसके सेक्शन 1 में, जो नॉर्मली क्या होता है, किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 1 होता है उसमें उस एक्ट का नाम लिखा होता है, और जो हम पहले से ही जानते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ठीक है। ये एक्ट पूरे भारत में लागू है, ऐसा नहीं कि कोई स्टेट ऐसा हो जहां पे ये लागू ना हो, पूरे भारत में ये लागू होता है, ठीक है ये चीज। और ये कब से लागू होगा? सिंपल सी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिन नोटिफिकेशन जारी कर देगी, और वो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19 जून 2012 को जारी कर दिया था, इसीलिए 19 जून 2012 से ये लागू भी हो गया। अगला है डिफिनीशन। इसमें कई सारे डिफिनीशन दिए हुए हैं, लेकिन इनका डिटेल डिफिनीशन उस पर्टिकुलर सेक्शन में दिया हुआ है। जैसे एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की डिफिनीशन दी हुई है, ये इसी एक्ट के सेक्शन 5 में दिया हुआ है। तो इसका सेक्शन भी याद होना चाहिए आपको कि एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की डिफिनीशन कहाँ है। ठीक इसी तरह एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की डिफिनीशन सेक्शन 9 में दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो आर्म्ड फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्स का भी जिक्र किया गया है। तो जो शेड्यूल है, एकमात्र शेड्यूल इस एक्ट का, उसमें पूरी लिस्ट लगी हुई है कि आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस फोर्सेज की कैटेगरी में कौन कौन आएंगे, वो शेड्यूल भी अभी हम देखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा जाता है कि पॉक्सो एक्ट में जो चाइल्ड है उसकी डिफिनीशन क्या है, ठीक है। तो कोई भी चाइल्ड जिसकी एज 18 साल से कम की है, वो उसको इस एक्ट से प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है कि पॉक्सो एक्ट किस एज के चाइल्ड को प्रोटेक्शन देता है, तो 18 साल से कम के जो है कि जो चाइल्ड होते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। और ये जेंडर न्यूट्रल है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, सबको प्रोटेक्शन ये देता है, ठीक है। एक तरीके से अगर वो माइनर है तो उसको पूरा प्रोटेक्शन इस एक्ट से मिलता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का भी डिफिनीशन दिया हुआ कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब क्या होता है। सिंपल भाषा में अगर इसको हम समझे, पोर्नोग्राफी कंटेंट कोई भी हो, चाहे वो पिक्चर के फॉर्म में हो, चाहे वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, अगर उसमें किसी भी बच्चे को सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान दिखाया जा रहा है, मतलब बच्चे का इस्तेमाल करके, बच्चे का फोटो का इस्तेमाल करते हुए, चाहे बच्चे का जो है कि वीडियो का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई भी पोर्नोग्राफी कंटेंट बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी बोला जाता है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा को अगर उसको सेक्सुअली पोजीशन में उसको दिखाया जा रहा है, चाहे फोटोग्राफ में, चाहे किसी वीडियो में, चाहे किसी डिजिटल या कंप्यूटर जनरेटेड इमेज में, ठीक है, तो ऐसे कंटेंट को चाइल्ड पोर्नोग्राफी बोला जाता है। सिंपल सी भाषा अगर आप समझे, तो कोई भी ऐसा पोर्नोग्राफी कंटेंट जिसमें चाइल्ड को दर्शाया जा रहा है, चाइल्ड को दिखाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ठीक इसी तरह हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट भी पढ़ेंगे, जिसकी डिफिनीशन सेक्शन 3 में दी हुई है। एक कई जगह रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का भी जिक्र आएगा, तो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस इंस्टीट्यूशन माना जाएगा? वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988 में डिफाइन है, वही डिफिनीशन यहाँ पे भी ली गई है।
सेक्सुअल असाल्ट क्या होता है, इसकी डिफिनीशन सेक्शन 7 में दी हुई है। सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, इसकी डिफिनीशन सेक्शन 11 में दी हुई है। कई टर्म आपको देखने को मिल रहे हैं। सेक्सुअल हरासमेंट अलग टर्म है, सेक्सुअल असाल्ट अलग टर्म है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट अलग टर्म है। सबके बीच क्या डिफरेंस है अभी हम पढ़ेंगे और एकदम क्लियर हो जाएगा। एक टर्म और आएगा, शेयर्ड हाउसहोल्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर किसी भी चाइल्ड के साथ कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है और जो वो सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है, अगर वो उसी चाइल्ड के साथ उसी घर में रहता है या कभी भी उस चाइल्ड के साथ उस घर में रहता था, ठीक है, तो ऐसे में उसको, ऐसे हाउस को शेयर्ड हाउस होल्ड बोला जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब किसी भी घर में कोई बच्चा है, उसके साथ जो सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है, अगर वो वही पर्सन कर रहा है जो उस घर में रहता हो या पहले कभी रहता था, ठीक है, तो ऐसे में जो उस हाउस होल्ड को शेयर्ड हाउस होल्ड बोला जाता है। जैसा कि मैंने बताया, स्पेशल कोर्ट का भी गठन करने का प्रोविजन इस एक्ट में है, जो सेक्शन 28 में बताया गया है, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट किया जाता है जो उस बच्चे का केस लड़ सके। ठीक है, इसका भी जिक्र सेक्शन 32 में। तो थोड़ा सा सेक्शन वाइज चीजों को जरूर याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट सेक्शन भी पूछ लेता है कि इस सेक्शन में क्या है। अब हम डिटेल में बातें करते हैं एक एक चीज का। सबसे पहले हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट के बारे में पढ़ें। पेनिट्रेटिव शब्द का मीनिंग ही होता है टू इंसर्ट। ठीक है, ये एक ऐसा सेक्सुअल असाल्ट है जिसमें इंसर्ट किया जा रहा है कुछ। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज इंसर्ट की जाती है तो उसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। क्या हो सकता है इसमें? कोई भी पर्सन अगर अपना पेनिस, ठीक है, किसी भी बच्चे के वेजाइना में, उसके माउथ में, उसके यूरेथ्रा में या उसके एनएस में इंसर्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट माना जाए। ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन अपने पेनिस को अगर किसी भी बच्चे के वेजाइना में, माउथ में, यूरेथ्रा में या एनएस में इंसर्ट कर रहा है या बच्चे से खुद इंसर्ट करवा रहा है, अपने पेनिस को या किसी और के पेनिस को, दोनों चीजें इसमें शामिल की गई। मान लीजिए कोई ए है, ये अपने पेनिस को किसी चाइल्ड के माउथ वगैरह में इंसर्ट कर रहा है या बच्चे से जबरदस्ती अपने पेनिस को या किसी दूसरे के पेनिस को इंसर्ट करवा रहा है, दोनों साइड से कवर किया गया है इसको। ठीक है, कहने का मतलब बच्चा अगर कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो इसको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट नहीं माना जाएगा, वो भी माना जाएगा। ठीक है, तो वो साथ ही साथ पेनिस क्या कोई दूसरा भी ऑब्जेक्ट अगर वो किसी बच्चे के वेजाइना में, यूरेथ्रा में, एनस में कहीं पर भी अगर वो इंसर्ट कर रहा है या बच्चे से इंसर्ट करवा रहा है, ठीक है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगला और डिफिनीशन को वाइडर किया गया कि किसी बच्चे को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, वो बच्चा खुद ही जो है कि उसके पेनिस को या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी वेजाइना में, यूरेथ्रा में, एनस में या शरीर के किसी भी पार्ट में उसको इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, तीनों चीजें जो है कि इसमें कवर कर ली गई। या तो वो अपने पेनिस को इंसर्ट कर रहा है या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर रहा है या बच्चे को किसी तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है कि वो खुद किसी ऑब्जेक्ट को या पेनिस को इंसर्ट कर रहा है, या जो वो पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो बच्चे के पेनिस, वेजाइना या एनस या यूरेथ्रा को अपने माउथ से टच कर रहा है। ठीक है, तो भी ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट की कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, तो इसको जो है कि मतलब समझिएगा, यहां पे पेनिट्रेशन इन्वॉल्व है, मतलब इंसर्ट इन्वॉल्व है, तब ऐसे ऑफेंस को इस कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, चाहे वो पेनिस इंसर्ट करे, चाहे कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करे या बच्चे को इस तरीके से मैनिपुलेट करे कि बच्चा जो है कि इंसर्ट पेनिट्रेशन के लिए जो है कि खुद ही प्रोवोक हो जाए, या
जो वो पर्सन है, जो वो ऑफेंस कर रहा है, वो बच्चे के पेनिस, वजाइना या इन चीजों में अपना माउथ से टच कर रहा है अगर, तो ये सब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये चीज। अब अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट क्या दिया जाएगा, ये सेक्शन 4 में बोला गया है कि अगर कोई ऐसा करता है, ठीक है, तो उसको सजा हो सकती है, और कितनी, 10 साल से कम की सजा नहीं हो सकती। मतलब मिनिमम 10 ईयर की उसको सजा हो सकती है अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट करता है, और वो बढ़ा करके उसको लाइफ टर्म का इम्प्रिजनमेंट भी किया जा सकता है, और साथ ही साथ उसके ऊपर फाइन भी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो मिनिमम 10 ईयर का पनिशमेंट है, जो बढ़ा करके उम्र कैद में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और उसको जो है कि फाइन भी लगाया जा सकता है। एक चीज और यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई चाइल्ड है और उसकी एज 16 ईयर्स से कम है, ठीक है, ऐसे केस में जो उनको सजा दी जाएगी वो कम से कम 20 साल की सजा दी जाएगी, जिसको बढ़ा करके लाइफ टर्म भी किया जा सकता है। ठीक है, और फाइन अलग से इंपोज जो किया जाएगा वो किया ही जाएगा। ठीक है, मतलब 16 साल से बड़ा बट 18 साल से कम का बच्चा है तो मिनिमम पनिशमेंट 10 ईयर का है, जो उम्र कैद तक जा सकती है। लेकिन अगर 16 साल से कम का बच्चा है तो मिनिमम पनिशमेंट 20 ईयर्स का है, जो उम्र कैद तक जा सकती है। जो फाइन लगाया जाएगा उस एक्यूज्ड पे, वो पैसा क्या होता है, जो विक्टिम है, जो बच्चा है, उसको दे दिया जाएगा, ताकि उसकी मेडिकल एक्सपेंसेज या उसके रिहेबिलिटेशन में उसको यूज किया जा सके। ठीक है, तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट का यही जो है कि पूरा मामला था। अगला है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट। इसमें जो ये टर्म है एग्रीवेटेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तरीके से ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट से भी बड़ा ऑफेंस है, क्योंकि एग्रीवेटेड है, मैं उससे बढ़ चढ़ करके ऑफेंस किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि किस किस केस को कैटेगराइज किया गया है। इसमें आपको दो तीन चीजें देखने को मिलेंगी। पहला, किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन के द्वारा अगर सेक्सुअल असल्ट किया जा रहा है, जैसे पुलिस के द्वारा, किसी सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा, आर्मी के द्वारा, किसी पैरामिलिट्री के द्वारा, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा, कोई इंस्टीट्यूशन चला रहा है, स्कूल कॉलेज, उसके द्वारा। कहने का मतलब कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगर इस तरीके की गलती कर रहा है तो उसका जो ऑफेंस है उसको एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा जाएगा, या बहुत डर दिखा करके कर रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, हम वन बाय वन चीजों को करते हैं कि कब उसी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट को एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट कब बोलते हैं। अगर ये जो है ऑफेंस किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है। कौन सा ऑफेंस, यही जो हम ऊपर पढ़े, ये पूरा ए से लेकर के डी तक का जो ऑफेंस है, अगर ये आम किसी पब्लिक के द्वारा किया जा रहा है तो इसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन यही चीज अगर किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है, कहां, अपने पुलिस स्टेशन में, या किसी भी पुलिस स्टेशन में, या ड्यूटी के दौरान कहीं पर भी, या कहीं पर भी जहां उसको एज ए पुलिस ऑफिसर आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है, तो उसको एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होती है बच्चे को प्रोटेक्ट करने की, इनके ऊपर जिम्मेदारी है, फिर भी ये ऐसा किए हैं, इसीलिए ऐसे क्राइम को और भी ज्यादा हीनस कैटेगरी में रखा गया। ठीक इसी तरह का कोई आर्म फोर्सेज का बंदा या सिक्योरिटी फोर्सेज का बंदा अगर इस तरीके का सेक्सुअल ऑफेंस करता है अपने ड्यूटी एरिया में, या कहीं पर भी जहां पे उस फोर्स का कमांड है, ठीक है, या ड्यूटी परफॉर्म करते हुए, या जहां पे वो एक तरीके से एज ए आर्म फोर्स या सिक्योरिटी फोर्स जो है कि आइडेंटिफाइड है, मतलब एक तरीके से कह लो वर्दी में रहते हुए किया है उसने, ठीक है, तब भी वो इसी कैटेगरी में आएगा। ठीक इसी तरह अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, मतलब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर इस तरीके के पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट करता है तो उसको एग्रीवेटेड कैटेगरी में रखा गया है। आगे कोई जेल है, कोई रिमांड होम है, कोई प्रोटेक्शन होम है, ठीक है, कोई ऑब्जर्वेशन होम है, या कोई कस्टडी वगैरह की जगह है, यहाँ का कोई भी स्टाफ अगर इस तरीके की हरकत करता है तो वो ऑफेंस इस कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह कोई हॉस्पिटल है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहां पे किसी बच्चे के साथ अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट किया जा रहा है तो उसको एग्रीवेटेड कैटेगरी में रखा जाएगा।
क्योंकि ये सब रिस्पॉन्सिबल प्लेसेज है, इनकी जिम्मेदारी होती है बच्चों को बचाने की। ठीक है, ठीक इसी तरह कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वहां का कोई स्टाफ ऐसा करता है, ठीक है, ये चीज, या कोई गैंग मिल करके गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है बच्चे के साथ, तो उसको भी एग्रीवेटेड कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और डिफाइन की गई है, अगर कई लोग मिल कर करके उस बच्चे के साथ सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं, किसी एक ने ही पेनिट्रेशन किया है, बट सारे लोगों का इंटेंशन वही था पेनिट्रेशन करने का, तो ऐसे में सबको बराबर दोषी माना जाएगा और उसको गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, ये चीज। अगला, कोई खतरनाक वेपन का इस्तेमाल करते हुए बच्चे को डरा धमका करके उसके साथ पेनिट्रेटिव एक्ट किया गया, या फायर का इस्तेमाल करते हुए, या कोई हीटेड सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हुए, तब भी उसे इसी कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, या कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के जरिए उसको बहुत ही गहरा उसको जख्म दे रहा है, ठीक है, या उसकी बॉडी को कोई हार्म कर रहा है, या बच्चे का जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसमें कोई इंजरी हो रही है, वो भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, आगे ये बोला गया कि अगर कोई भी ऐसा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बच्चे पे करता है जिससे बच्चा विकलांग हो जाए, अगर फिजिकली डिसेबल्ड हो जाए या मेंटली इल हो जाए, ठीक है, या बच्चे को किसी भी तरीके की अगर डिसेबिलिटी हो गई, तो वो भी एग्रीवेटेड कैटेगरी में ही रखा जाता है। या अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से बच्चा अगर प्रेग्नेंट हो गया, तो वो भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। या कोई भी बच्चा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से अगर उसको एचआईवी हो गया, एड्स हो गया, या कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गया, तो वो भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। या अगर बच्चे की डेथ हो गई, तो भी वो इसी कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और सब देख रहे होंगे ना, बहुत ही हीनस कैटेगरी के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, आगे ये बोला गया कि अगर किसी कोई भी बच्चा है जो मेंटली डिसेबल्ड है या फिजिकली डिसेबल्ड है, और उसका एडवांटेज लेकर के कोई अगर उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो वो भी इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। या कोई भी पर्सन है एक बार से ज्यादा अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसी बच्चे के साथ करता है, तो उसे भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। या एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे की एज अगर 12 साल से कम है और उसके साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है पेनिट्रेटिव, तो उसे एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 तरह के एज फैक्टर इस्तेमाल किए गए, लेस देन 12 ईयर, लेस देन 16 ईयर और लेस देन 18 ईयर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक चीज और बोला गया, अगर बच्चे का कोई रिलेटिव है, चाहे ब्लड रिलेटिव हो, चाहे एडॉप्शन के जरिए, चाहे मैरिज के जरिए, चाहे वो गार्जियन हो, और वो अगर बच्चे के साथ कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो उसको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, आगे और ऐड किया गया कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है अगर वो बच्चों के केयर की ही सर्विस उसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तमाम क्रेच हाउसेज वगैरह चलते हैं ना बच्चों का केयर वगैरह करने के लिए। ठीक है, मान लो कोई बच्चों का देखोगे स्विमिंग पूल वगैरह भी होता है, बच्चों के गेमिंग जोन वगैरह भी होते हैं, ये सब बच्चों के केयर करने के ही अपने इंस्टीट्यूशन है। अगर वहां का कोई स्टाफ इस तरीके की हरकत करता है, तो उसको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, या कोई भी पर्सन है जो उस चाइल्ड के साथ एक ट्रस्ट की पोजीशन में है या अथॉरिटी की पोजीशन में, ठीक है, तो वो भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, या कोई बच्चा पहले से ही प्रेग्नेंट है और उसके साथ दोबारा अगर ये जानते हुए कि वो प्रेग्नेंट है और उसके साथ अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया गया, तो वो भी एग्रीवेटेड कैटेगरी में आ जाए। ठीक है, या बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के साथ साथ उसका मर्डर करने का भी अगर अटेम्प्ट किया गया, तो ये भी बहुत ही एग्रीवेटेड चार्ज है। ठीक है, या कोई कम्युनल राइट हो गया, या कोई सेक्टेरियन राइट हो गया, या कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई है, और ऐसी सिचुएशन का फायदा उठा करके किसी बच्चे के साथ अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट किया गया, तो वो भी एग्रीवेटेड कैटेगरी में। या कोई भी ऐसा पर्सन जो पहले से ही अगर कन्विक्टेड था पॉक्सो एक्ट में और वो दोबारा इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो उसे भी एग्रीवेटेड कैटेगरी में रखा गया।
और एक लास्ट बात जो अक्सर आपने न्यूज में देखी होगी कि अगर किसी भी बच्चे का नंगा करके अगर पब्लिक में उसे घुमाया जाता है, ठीक है, तो ये भी एग्रीवेटेड सेक्सुअल जो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, तो इतने सारे चीजें जो है कि बताई गई हैं, आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये बहुत ही हीनस टाइप की चीज है। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में है। इसकी पनिशमेंट भी इसीलिए ज्यादा रखी गई है। पहली बात, सिंपल इम्प्रिजनमेंट न हो करके इस केस में रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होगा। और दूसरी बात, कम से कम 20 साल की सजा होगी, जो बढ़ा करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक किया जा सकता है। ठीक है, फाइन तो लगेगा ही लगेगा, इस केस में डेथ पेनाल्टी तक दी जा सकती है। ठीक है, तो ये बात पूछ सकता है कि इस वाले ऑफेंस में डेथ पेनाल्टी का प्रोविजन, तो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के केस में डेथ पेनाल्टी तक दी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से कैटेगराइज करके चीजों को पढ़ना है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है सेक्सुअल असॉल्ट। हमने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा, वहां हमने पढ़ा कि पेनिट्रेशन एक मैंडेटरी फैक्टर है। ठीक है, किसी चीज का इंसर्ट करना या माउथ से टच करना एक मैंडेटरी फैक्टर है। जब इसी को हम सेक्सुअल असॉल्ट केवल पढ़ते हैं तो इसमें केवल टच इन्वॉल्व है, पेनिट्रेशन नहीं इन्वॉल्व है। अगर कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंट के साथ किसी भी बच्चे का वेजाइना, पेनिस, एनस या ब्रेस्ट कुछ भी टच करता है, ठीक है, या बच्चे से टच करवाता है अपना या किसी और का, तो वो उसको सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसमें पेनिट्रेशन नहीं इन्वॉल्व है, ओनली फिजिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व है। मैंने बताया ना, दोनों उस पहले में पेनिट्रेशन इन्वॉल्व था, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट में पेनिट्रेशन नहीं है बट फिजिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व। इसका जो सजा है इसका थोड़ा कम रखा गया है कि कम से कम 3 साल की सजा दी जा सकती है, जिसको बढ़ा करके 5 साल भी किया जा सकता है। मतलब मिनिमम 3 इयर्स का पनिशमेंट है और मैक्सिमम 5 ईयर का, और फाइन भी लग सकता है। इसी का अगला स्टेज है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा, फिर उसी का और हीनस स्टेज पढ़ा एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक उसी तरह सेक्सुअल असॉल्ट का अगला जो है कि और हीनस क्राइम है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। जो हमने पढ़ा ऊपर वही रिपीट है। अगर किसी पब्लिक ऑफिसर के द्वारा, सॉरी पुलिस ऑफिसर के द्वारा अगर सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है तो इस कैटेगरी में आ जाएगा। किसी आर्म्ड फोर्सेज या सिक्योरिटी ऑफ फोर्सेज के द्वारा किया जा रहा है, इस कैटेगरी में आ जाएगा। कोई भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जा रहा है, इसी कैटेगरी में आ जाएगा। जेल, रिमांड होम वगैरह जो हमने ऊपर पढ़ा एकदम उसी चीज का रिपीटेशन है, बस वहां पेनिट्रेशन इन्वॉल्व था, यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं, ओनली फिजिकल कॉन्टेक्ट इन्वॉल्व। ठीक है, विथ सेक्सुअल इंटेंट। तो ये वही चीज रिपीट है, इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब इसका पनिशमेंट क्या है? इसका पनिशमेंट उससे ज्यादा है सेक्सुअल असॉल्ट से। क्यों? क्योंकि ये एग्रीवेटेड कैटेगरी का है। ठीक है, इसीलिए 2-2 साल सजा बढ़ा दी गई। वहां 3 और 5 था, तो यहाँ 5 और 7 है, और फाइन भी लगे, फाइन सब में लग सकता है। ठीक है, ये चीज। अगला है सेक्सुअल हरासमेंट। हमने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा, सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा, अब सेक्सुअल हरासमेंट। अलग अलग है सबकी मीनिंग, डिवाइड करके चीजों को देखिएगा। सेक्सुअल हरासमेंट में ना तो पेनिट्रेशन इन्वॉल्व है और ना ही फिजिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, तीनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे तो बड़े आसानी से चीजों को पढ़ लेंगे। सेक्सुअल हरासमेंट में पेनिट्रेशन भी इन्वॉल्व नहीं है और कोई फिजिकल कांटेक्ट भी इन्वॉल्व नहीं। तो क्या है? कोई भी पर्सन अगर सेक्सुअल इंटेंट के नजरिए, सेक्सुअल नजरिए से कोई भी ऐसा वर्ड बोलता है, या कोई एक ऐसा आवाज करता है, या कोई एक ऐसा हाव भाव रखता है, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखा रहा है बच्चों को इस इंटेंशन के साथ कि बच्चा वो आवाज सुन ले या उस जेस्चर को बच्चा देख ले, तो ऐसे ऑफेंस को सेक्सुअल हरासमेंट बोला जाता है। ठीक है, ये चीज। आगे ये बोला गया कि अगर कोई भी बच्चा है उसकी बॉडी को कहीं पर भी
सेक्सुअल इंटेंट के साथ अगर प्रदर्शित किया जा रहा है, मतलब उसे नंगा कर दो, ठीक है, और ऐसे ही वो जो है कि वो उसको करो, ठीक है, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट में ही आएगा, ठीक है। अगला ये बोला गया कि किसी भी बच्चे को कोई ऐसा ऑब्जेक्ट अगर दिखाया जा रहा है, चाहे मीडिया के जरिए, चाहे कैसे भी जरिए, पोर्नोग्राफिक पर्पस, एक तरीके से बच्चे को पोर्न दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में है। या आगे ये बोला गया कि बार बार अगर किसी भी बच्चे को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, या उसकी तरफ सेक्सुअल इंटेंट के साथ देखा जा रहा है, या सेक्सुअल इंटेंट के साथ उस बच्चे के साथ बार बार कांटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, चाहे डायरेक्टली, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या किसी भी तरीके से इंटेंट सेक्सुअल होना चाहिए, तब वो सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में है, ठीक है, ये चीज। या बच्चे को धमकी दिया जा रहा है कि उसका रियल या फैब्रिकेटेड जो पिक्चर है उसको वो क्या करेगा, सेक्सुअल इंटेंट के साथ किसी भी जो है कि प्लेटफॉर्म पे अगर यूज कर जाएगा, ठीक है, ये चीज। या किसी भी बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पज के लिए उसे एक तरीके से बहलाना फुसलाना या उसे कोई भी ग्रेटिफिकेशन देना, लालच देना, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब इसका पनिशमेंट क्या है, वही, इसमें मैक्सिमम 3 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी लग सकती है, ठीक है। तो डिफिनीशन जानना है कि क्या उसमें शामिल है और उसकी क्या सजा होती है, वो चीज। अब अगला है यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज, ठीक है। किसी भी बच्चे का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्रिएट किया गया तो वो इस क्लाज में बताया गया, ठीक है। क्या बोला गया है, किसी भी मीडिया के प्रोग्राम में सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अगर बच्चे का कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, एक तरीके से कहा जाएगा कि उस चाइल्ड का पोर्नोग्राफिक पर्पज से इस्तेमाल हुआ, ठीक है। या कोई भी बच्चा है जो सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व है, चाहे रियल स्टेज में सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है या स्टिमुलेशन स्टेज में, विथ या विदाउट जो है कि पेनिट्रेशन, अगर उस बच्चे को भी दिखाया जा रहा है तो वो भी यही माना जाएगा कि बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। या किसी भी बच्चे का इनडिसेंट या ऑब्सीन कोई फोटो वीडियो अगर यूज किया जा रहा है तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है, और ये एक ऑफेंस माना जाता है। अब अगर किसी भी बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पज के लिए अगर यूज किया जाता है, ठीक है, तो उसकी सजा क्या है, उसको कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है, ठीक है, फाइन भी लग सकता है, और वो अगर दोबारा ऐसी हरकत करता है तो 2 साल और सजा बढ़ाई जा सकती है, 7 साल की सजा हो सकती है, ठीक है, ये चीज। अगला है पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। इसके पहले में हमने क्या बोला कि पोर्नोग्राफिक पर्पज मतलब पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्रिएट करने के लिए चाइल्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाइल्ड के फोटो का, इन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगले में क्या है, अगर कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल है उसका स्टोरेज अगर किया जा रहा है, मतलब क्रिएट किसी और ने किया है वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट, ठीक है, लेकिन उसको स्टोर करके कोई रखा, ठीक है। तो अगर इसमें कई कैटेगरी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट वो स्टोर करके अपने पास रखा हुआ है अपने लिए देखने के लिए, कोई भी अथॉरिटी ने उस पर छापा मारा और उसको बोला डिलीट करो इसे, और वो अगर नहीं डिलीट कर रहा है, ऐसे में उस पर केवल फाइन लगाया जा सकता है, और वो भी 5,000 तक का, और अगर बार बार अगली बार वो करता है तो फाइन बढ़ा करके 10,000 भी लगाए। इस केस में उसे जेल नहीं, लेकिन ये अपने पर्पज के लिए, खुद के देखने के लिए वो स्टोर करके रखा, किसी के मोबाइल में मिल गया, किसी के लैपटॉप वगैरह में मिल गया, ठीक है, तो ऐसे केस में उसको बोला जाएगा तुरंत डिलीट करो और उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है, ठीक है, ये चीज। लेकिन अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल स्टोर किया हुआ है किसी को भेजने के लिए या कहीं पे प्रोपोगेट करने के लिए या किसी कहीं दिखाने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ऐसे केस में उसे पनिशमेंट हो सकता है और 3 साल तक की सजा उसको हो सकती है,
लेकिन यहाँ पे जो है ना कमर्शियल यूज नहीं है, वो जस्ट अपने दोस्तों को भेजना चाह रहा है, अपनी फैमिली में लोग किसी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को दिखाना चाह रहा है, कमर्शियल यूज नहीं करना, उससे पैसे नहीं कमाना है। ठीक है, पहले में मैंने बताया वो केवल अपने यूज के लिए रखा हुआ है, ऐसे केस में केवल फाइन। दूसरे में मैंने बताया वो रखा तो है लेकिन दूसरों को भेजने के नजरिए पर्पज से रखा हुआ है, लेकिन नॉन कमर्शियल नेचर का है, ऐसे केस में उसे जेल हो सकती है और मैक्सिमम 3 साल। लेकिन कोई अगर स्टोर किया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड मटेरियल लेकिन कमर्शियल पर्पज के लिए अगर उसको यूज किया है, ठीक है, ऐसे में भी कम से कम 3 साल की सजा जिसको बढ़ा करके 5 साल तक किया जा सकता है। ठीक है, और अगर दोबारा ऐसा करता है तो मिनिमम 5 साल की सजा जिसको बढ़ा के 7 साल तक किया जा सकता है, ये किया। तो इसको तीनों कैटेगरी अलग अलग बांट करके चीजों को देखिएगा। पहले में वो केवल स्टोर किया है अपने लिए, दूसरे में क्या है वो उसको ट्रांसमिट करना चाहता है, फैलाना चाहता है बट कमर्शियल पर्पज से नहीं, और तीसरे में क्या है कमर्शियल पर्पज। उस हिसाब से सजा का प्रावधान बढ़ता गया है। अगला है सेक्शन 16 जो अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस के बारे में बात करता है। ठीक है, मतलब वो खुद ऑफेंस नहीं कर रहा बट लोगों को उकसा रहा है, प्रोवोक कर रहा है, प्रमोट कर रहा है अगर चाइल्ड को सेक्सुअल अब्यूज के लिए। ठीक है, वो यहां पे किया गया है कि कोई भी पर्सन अगर चाइल्ड को सेक्सुअल ऑफेंस के लिए प्रोवोक कर रहा है, ठीक है, इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट ऑफेंस, खुद नहीं कर रहा है, किसी को प्रमोट कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, ठीक है, तब वो उसे अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस बोला जाएगा। ठीक है, तो किसी को जो है कि वो इंस्टिगेट कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है सेक्सुअल ऑफेंस के लिए चाइल्ड के अगेंस्ट, तो भी ये माना जाएगा। या एक से ज्यादा लोगों के साथ मिल करके कॉन्स्पिरेंसी कर रहा है इस तरह के ऑफेंस का, या जो लोग ये ऑफेंस कर रहे हैं जानबूझ के उनकी मदद कर रहा है, तो ऐसे तीनों सिचुएशन को अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस बोला जाएगा। और इसकी भी अपनी सजा है। इसमें सजा क्या है, उसको कोई भी पीरियड का जेल दिया जा सकता है, डिफाइन नहीं है, उसको सजा दी जा सकती है। अगला है रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेज, कि अगर कोई सी भी चाइल्ड के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है, ठीक है, तो उसकी रिपोर्टिंग के बारे में भी क्लॉज यहां पे दिया है कि कोई भी पर्सन है, चाहे कोई बच्चा ही क्यों ना हो, जैसे ही उसे पता चलेगा कि किसी भी बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, वो इमीडिएटली इसकी इंफॉर्मेशन स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या लोकल थाने में जो पुलिस है उसको तुरंत इस बात की सूचना देगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को यह बात पता लगे या किसी बच्चे को ही क्यों ना पता लगे, वो इस बात की सूचना तुरंत जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होती है थानों में उनको देगा, या अगर नहीं है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट तो लोकल पुलिस जो है उसको देगा। और जैसे ही पुलिस के पास इस बात की रिपोर्ट आएगी, वो तुरंत क्या करेगा, राइटिंग में उसका जो है कि तुरंत अपना रिकॉर्ड में उसकी एंट्री करेगा और उसको सीरियल नंबर भी देगा। ठीक है, क्या एंट्री किया, ये जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है उसको पढ़ के सुनाएगा भी, ऐसा तो नहीं कि कह कुछ और रहा है, एंट्री ये कुछ और कर रही। और पुलिस के जो थाने में जो उसका बुक होता है जिसमें इस तरह के केसेज रजिस्टर्ड किए जाते हैं उसमें भी उसकी एंट्री करेगा। ठीक है, पुलिस जो केस का रिपोर्ट बनाएगी, जो रिकॉर्ड करेगी, वो सिंपल लैंग्वेज में करेगी ताकि बच्चे को वो पूरी बात आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, अब यहां पहले हमने पढ़ लिया कि भाई तुरंत इंफॉर्मेशन पुलिस को दोगे। अगला हमने पढ़ा पुलिस के पास जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको तुरंत रजिस्टर्ड में दर्ज करेगा। अगला क्या है, अब ये जो पुलिस है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस या कोई लोकल पुलिस तुरंत देखेगा कि क्या इस बच्चे को किसी तरीके के केयर या प्रोटेक्शन की जरूरत है, या उसे कहीं भी शेल्टर होम या हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है, ये तुरंत देखेगा। और जैसे ही वो रिपोर्ट दर्ज करेगा विद इन 24 आवर उसको अगर केयर या प्रोटेक्शन की जरूरत है वो देगा, या शेल्टर होम भेजने की जरूरत है वहां भेजेगा, या हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत है वहां करेगा। ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है कि कितने समय में कर देना है, तो विद इन 24 आवर केस
रिपोर्ट करने के विद इन 24 आवर में ये एक्शन पुलिस को ले लेना। साथ ही साथ इसी 24 घंटे में पुलिस की एक और जिम्मेदारी कि ये पूरा मैटर वो क्या करे, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी बताएगा और प्लस जो स्पेशल कोर्ट बने होते हैं जो है ये पॉक्सो एक्ट के तहत, ठीक है, वहां पर भी इस चीज की वो सूचना देगा। ठीक है, तो विद इन 24 आवर उसे दो काम करने हैं। पहला, चाइल्ड को अगर किसी तरीके की मेडिकल हेल्प या प्रोटेक्शन की जरूरत है वो देगा। साथ ही साथ जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है जो बच्चों को काउंसलिंग करती है, बच्चों को डर से बाहर निकालती है, बच्चों का केयर करती है, उसको भी बताएगा। प्लस जो स्पेशल कोर्ट है जो बच्चे के केस की सुनवाई करेगा वहां भी जो है कि केस को वो बताएगा। एक चीज और बोला गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो गुड फेथ में अगर इस बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसकी कोई भी लाइबिलिटी किसी तरीके से नहीं होगी, ना तो क्रिमिनल लाइबिलिटी ना तो सिविल लाइबिलिटी। कोई भी चीज प्रूफ करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी, वो जस्ट इंफॉर्मेशन देने तक ही उसकी जिम्मेदारी है। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो है कि ऐसा ना हो कि पुलिस बार बार बुला के उसी को परेशान करे, तो ऐसे में तो कोई जानबूझ करके उसे पता भी होगा तो नहीं बताएगा। ठीक है, ये चीज ठीक। आगे ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया, स्टूडियो या फोटोग्राफिक फैसिलिटीज, इनको भी केस रिपोर्ट करने के लिए बोल दिया गया। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति है उसे जैसे ही पता लगे तुरंत पुलिस को बताए। यहाँ पे मीडिया हाउस या स्टूडियो कोई चलाता है या कोई फोटोग्राफिक फैसिलिटी चलाता है, वहां अगर उनको कुछ पता लग गया कि किसी बच्चे के साथ जो है कि सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, वो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देंगे। जो ऊपर था वही यहाँ पे है, वहां बाकी लोगों के लिए था, यहाँ मीडिया वालों के लिए स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटी सेंटर के लिए था। ठीक है, ये चीज। इसका भी पनिशमेंट है कि अगर कोई सी व्यक्ति को पता था कि बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है और वो उसकी रिपोर्ट नहीं कर रहा है या पुलिस के पास वो सूचना लेकर के गया, पुलिस केस रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसमें भी पनिशमेंट का प्रोविजन रखा गया है। ठीक है, ये चीज। ऐसे केस में भी 6 महीने तक का उसमें सजा का प्रावधान है, फाइन भी लग सकती है या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो जिसको पता है फिर भी वो नहीं बताया पुलिस को, या पुलिस को पता चल गया पुलिस ने केस नहीं रजिस्टर्ड किया, ऐसे केस में 6 महीने तक की सजा हो सकती है, ना बताने वाले को या उस पुलिस वाले को। आगे एक चीज और बोला गया है कि कोई फॉल्स कंप्लेंट अगर जो है कि दे दिया या फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया तो इसकी भी सजा रखी गई कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेन दे रहा है या कोई फॉल्स सूचना दे रहा है तो उसको भी 6 महीने तक की सजा हो सकती है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने मान लो फॉल्स कंप्लेन किया है, ठीक है, ऐसे में उस बच्चे को कोई पनिशमेंट नहीं। ध्यान रखिएगा, 18 साल से ऊपर का कोई है अगर वो फॉल्स कंप्लेन कर दिया, ठीक है, और वो प्रूफ हो गया कि कंप्लेन फॉल्स थी या इंफॉर्मेशन फॉल्स था, जानबूझ के किया गया ऐसा उसे 6 महीने तक की सजा हो सकती है। लेकिन किसी बच्चे ने कोई कंप्लेन किया और वो फॉल्स प्रूफ हो गया, उसको कोई सजा नहीं। ठीक है, ये चीज। आगे ये बोला गया कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेन किया गया लेकिन किसी बच्चे के खिलाफ ही किया गया, मतलब किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस कर दिया, ठीक है, ऐसे केस में सजा का प्रावधान और ज्यादा है, ये ऐसे केस में 1 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है, ये चीज। आगे मीडिया के लिए भी कुछ चीजें बताई गई कि मीडिया में अगर किसी भी बच्चे के सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी न्यूज अगर चलाना है, ठीक है, तो बिना कंप्लीट नॉलेज के या ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के न चलाया जाए, पहली बात। अगली बात ये बोली गई कि बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना है मीडिया को, ना तो उस बच्चे का नाम बोलना है, ना एड्रेस, ना उसका फोटो, ना उसका फैमिली डिटेल्स, कहां पढ़ता है वो, किसके पड़ोसी है या ऐसा कोई भी डिटेल जिससे कि उस बच्चे का जो है कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सकता है, ऐसा कोई भी चीज मीडिया में नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की पावर एक अथॉरिटी को है और वो है स्पेशल कोर्ट को।
जेन्युइन ग्राउंड पे रीजन रिकॉर्ड करते हुए जो स्पेशल कोर्ट का जज है वो बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर सकता है, लेकिन वो भी तभी अगर ये बच्चे के हित में है तो। ठीक है, तो बच्चे के हित में केवल कोर्ट ही बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर सकता है। तो यहां से भी चीजें पूछी जा सकती है कि पॉक्सो एक्ट में बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने की पावर किसके पास है? स्पेशल कोर्ट के पास है। और वो कब ऐसा करेगा? बच्चे के हित में अगर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना जरूरी है तभी ऐसा करें। ठीक है, और अगर कोई मीडिया के इस प्रोसीजर को वायलेट करता है, ठीक है, तो उसे 6 महीने तक की सजा 6 महीने की कम से कम सजा हो सकती है, जिसे बढ़ा करके 1 साल भी किया जा सकता है और उसके ऊपर फाइन भी रख सकता है। ठीक है, ये चीज। अगला है बच्चे का अब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाला, मतलब ट्रायल चल रहा है केस का, तो बच्चे का स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा इसका भी प्रोसीजर बताया गया। पहली बात ये बोली गई है कि बच्चे का स्टेटमेंट उसके घर पे, उसके रेजिडेंस पे रिकॉर्ड किया जाएगा, या जो बच्चे की जो प्लेस ऑफ चॉइस है, जहां वो बच्चा चाहेगा वहां पे उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। पहली बात, उसकी अपनी पसंदीदा जगह पे, ताकि वो कंफर्टेबल रहे और बिना डरे सच बोल सके। दूसरा, वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा बच्चे का स्टेटमेंट लिया जाएगा, और वो पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए, मतलब कांस्टेबल वगैरह ना हो। ठीक है, ये चीज। पहली बात, बच्चे के घर पे ही बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, या बच्चा जहां चाहे वहां, थाने बुला करके नहीं। ठीक है, थाने वो खुद से आके स्टेटमेंट देना चाहे तो वो हो सकता है, बट ऐसे नहीं। किसके द्वारा? महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और वो पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर से जूनियर नहीं होनी चाहिए। अगली बात ये बोली गई कि ये पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में नहीं रहेगी जब वो बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, अगली बात ये बोली गई है कि पुलिस का जो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, इस बात का ध्यान रखे कि बच्चा एक्यूज्ड के कांटेक्ट में कभी भी ना आए। एक तरीके से बच्चा एक्यूज्ड को देख भी ना पाए, मिल भी ना पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखने वाली बात है, अदर वो बच्चा डर जाएगा। और किसी भी कारणवश से बच्चे को कभी भी रात में पुलिस स्टेशन में नहीं रोका जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, और पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी ये जिम्मेदारी डाल दी गई है कि वो बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय बच्चे का जो आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करे, वो डिस्क्लोज न होने पाए। ठीक है, ये चीज। ठीक इसी तरह जब ट्रायल होता है तो बच्चे का स्टेटमेंट तो मजिस्ट्रेट के सामने भी रिकॉर्ड होता है। ठीक है, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, उसके बाद स्पेशल कोर्ट में मैटर जाएगा तो कोर्ट में भी उसका जो है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। मजिस्ट्रेट को भी ये बोला गया है कि बच्चा जैसा बोलेगा उसके बोलने के आधार पे ही उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। एक चीज और बोली गई है कि नॉर्मल कोर्ट केस में आपने देखा होगा, किसी का भी स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड होता है तो अपोजिट पार्टी का लॉयर वहां मौजूद होता है। इस केस में यह बोला गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने जब बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा होगा तो जो एक्यूज्ड है उसका एडवोकेट वहां पे प्रेजेंट नहीं रहेगा, ना तो एक्यूज्ड वहां प्रेजेंट रहेगा, ना एक्यूज्ड का लॉयर वहां प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये चीज। आगे ये बोला गया कि मजिस्ट्रेट जब उसका वो कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा स्टेटमेंट, उसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो उसको पेरेंट्स को भी देगा। ठीक है, ये चीज। कुछ और प्रोविजन भी इसके बारे में बताया गया है कि बच्चे का जब भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए तो उनके पेरेंट के प्रेजेंस में किया जाए, चाहे पुलिस उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है, चाहे मजिस्ट्रेट उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है, वो उनके पेरेंट्स के प्रेजेंस में किया जाए, या अगर पेरेंट्स नहीं है तो कोई ऐसे बंदे के प्रेजेंस में किया जाए जिस पे बच्चे का भरोसा है। ठीक है, ये चीज। अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए वो उसे किसी तरह की डिसेबिलिटी का शिकार हो गया या ऑलरेडी डिसेबल्ड था, ऐसे केस में बच्चे की मदद करने के लिए स्पेशल एजुकेटर या कोई ऐसा पर्सन जो बच्चे से इस तरीके से कम्युनिकेशन कर सकता है उसको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। आगे ये बोला गया कि बच्चे का जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना हो कोशिश करिए कि ये ऑडियो वीडियो के फॉर्म में कर लीजिए, मतलब उसको वर्चुअली कर लीजिए, उसको ना तो उसके पास जाइए ना उसको बुलाइए। ठीक है, ये चीज।
अगला है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड के बारे में। इसके बारे में ये बोला गया है कि अभी एफआईआर दर्ज हुई है या कंप्लेन रजिस्टर हुई है, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर किसी बच्चे का ऊपर सेक्सुअल ऑफेंस का केस पुलिस के सामने आया, ठीक है, वो तुरंत क्या करेगा, उसका सबसे पहले मेडिकल कराएगा। एफआईआर बाद में हो जाएगा, कंप्लेन बाद में रजिस्टर्ड हो जाएगा, पहले उसका मेडिकल कराया जाएगा। और अगर विक्टिम कोई गर्ल है तो ऐसे केस में फीमेल डॉक्टर से उसका जो कराया जाएगा मेडिकल। और मेडिकल कराते समय भी उसके पेरेंट्स का होना वहां पे जरूरी है। और अगर मान लीजिए कि मेडिकल करते समय पेरेंट्स वहां नहीं रह सकते हैं, तो मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान जो भी हॉस्पिटल है वो किसी वुमेन एम्प्लॉय को नॉमिनेट करेगा जिसके साथ बच्चा फ्रेंडली रहे और जो है कि उसका आसानी से मेडिकल हो जाए। ठीक है, ये चीज है। अगला है डिजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट, जो मैंने बात की कि जो है पॉक्सो के तहत अगर कोई भी केस रजिस्टर्ड होता है तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता है, और इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाना जरूरी है जो पॉक्सो से रिलेटेड ही केस को देखे। इसके लिए बोला गया कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ के जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं उनसे कंसल्ट करके, ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट जो उनका होगा सेशन कोर्ट, उसको वो स्पेशल कोर्ट के तौर पे डिजिग्नेट कर देंगे, जिसका काम पॉक्सो के तहत जो भी एक तरीके से केस रजिस्टर्ड होंगे उसका ट्रायल देखना। तो ये कौन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं डिजिग्नेट करेगा बल्कि स्टेट गवर्नमेंट करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोअर कोर्ट जो होता है वो हाई कोर्ट के अंडर में आता है, ठीक है। इसीलिए जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करे कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की जो है सलाह के साथ एवरी डिस्ट्रिक्ट में जो सेशन कोर्ट है किसी एक सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट के तहत डिजिग्नेट कर दे। अगर कोई पहले से ही कोई कोर्ट है सेशन कोर्ट और वो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के तहत अगर उसे स्पेशल कोर्ट ऑलरेडी डिजिग्नेटेड किया गया है तो यही कोर्ट पॉक्सो वाला केस भी देख लेगा, ठीक है। ये चीज आगे ये बोला गया कि जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी कोर्ट के सामने, जो भी जो है कि प्रोसीडिंग चलेगी वो सीआरपीसी के तहत जो भी प्रोविजन है उसको फॉलो करेगी। जो स्पेशल कोर्ट है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो काम करेगी वो पूरा का पूरा क्या करेगी कि इस सीआरपीसी में जो प्रोविजन बताए गए होंगे उसी को फॉलो करेगी। अगला है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये सरकारी वकील होता है। जैसे स्पेशल कोर्ट बन रहा है उसी तरह स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट, ताकि जिस बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है उस बच्चे का केस ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ सके। एक तरीके से उसको सरकारी वकील मुहैया कराया जाए, ठीक है। इसको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की, कि वो हर एक स्पेशल कोर्ट के लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील अपॉइंट करे जो पॉक्सो के ही केस केवल जो है कि देखे। और किसको अपॉइंट कर सकता है? ऐसा कोई भी एडवोकेट जिसको कम से कम 7 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गया है, मतलब 7 साल या उससे ज्यादा समय के लिए जिसने प्रैक्टिस किया है उसको वो अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आगे बताया गया है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। आगे स्पेशल कोर्ट के कुछ सर्टेन प्रोसीजर और पावर के बारे में बात की गई। क्या बोला गया कि जैसे ही स्पेशल कोर्ट के सामने कोई भी कंप्लेन आएगा या पुलिस की कोई रिपोर्ट आती है वो तुरंत उसका कॉग्निजेंस लेंगे, ठीक है। ये चीज आगे ये बोला गया है कि अगर बच्चे से कोई भी सवाल करना है, चाहे इस बच्चे का ही वकील क्यों ना हो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या जो एक्यूज्ड का वकील क्यों ना हो, कोई बच्चे से डायरेक्ट कोई सवाल नहीं पूछेगा। जो भी सवाल पूछना है वो क्या करेंगे, स्पेशल कोर्ट के जज को वो लिख करके दे देंगे कि मैं बच्चे से ये सवाल पूछना चाहता हूं, और स्पेशल कोर्ट का जो जज है वो उस बच्चे से सवाल पूछेगा, ठीक है। देखिए कितना तरीके से चीजों को सिंपल करने की कोशिश की गई है ताकि बच्चा भय मुक्त होकर के अपनी हर एक बात बता सके, ठीक है। तो ना तो बच्चे का वकील उसको डायरेक्टली उससे कोई सवाल पूछेगा ट्रायल के समय,
ना एक्यूज्ड का वकील, उनको जो भी सवाल बच्चे से पूछना है वो लिख करके स्पेशल कोर्ट के जज को देंगे, जज बच्चे से सवाल पूछेगा। जज के लिए ये बोला गया स्पेशल कोर्ट को कि भैया बीच बीच में बच्चे को ब्रेक जरूर देते रहिए, बहुत लंबा मत करिए, बच्चे घबरा जाते हैं। दूसरा, बच्चे के लिए जो है कि स्टेटमेंट देते समय एक फ्रेंडली माहौल जो है कि होना चाहिए, वहां पे उसके फैमिली मेंबर होने चाहिए। ठीक है, ये चीज बच्चे को बार बार स्टेटमेंट देने के लिए नहीं बुलाना चाहिए, या बच्चे से कोई भी एग्रेसिव क्वेश्चन या ऐसा जिससे बच्चे का कैरेक्टर असैसिनेशन हो सके, ऐसा क्वेश्चन अलाउ ही नहीं करना है कोर्ट। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये स्पेशल कोर्ट की जिम्मेदारी है कि बच्चे की आइडेंटिटी को वो प्रोटेक्ट करे, वो डिस्क्लोज न होने पाए। ठीक है, तो ये सब भी छोटी छोटी बातें बोली गई है। अगला मामला ये है प्रोसीजर इन केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय चाइल्ड। अगर किसी बच्चे ने ही किसी दूसरे बच्चे के साथ अगर सेक्सुअल ऑफेंस कर दिया तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर किसी बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे के साथ ही सेक्सुअल ऑफेंस कर दिया, मतलब एक्यूज्ड बच्चा है, तो उस बच्चे का पूरा केस जो है वो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग जो है कि प्रोसेस होगा। ठीक है, बच्चे ने अगर बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस कर दिया तो जो एक्यूज्ड बच्चा है उसका जो केस होगा वो इस एक्ट के तहत जो है कि चलेगा, और कोई अगर बच्चा नहीं कोई बड़े ने ऐसा किया है तो उस पे जो केस चलेगा वो पॉक्सो एक्ट के तहत चलेगा। ठीक है, अगर बच्चे की एज को लेकर के कोई लफड़ा हो गया, क्वेश्चन हो गया, तो ऐसे केस में जो स्पेशल कोर्ट जो डिसाइड करेगा वही फाइनल मान लिया। ठीक है, ये चीज आगे एक और बात बोली गई है कि बच्चे का जो जो है स्टेटमेंट कब तक ले लेना चाहिए, और पॉक्सो एक्ट के तहत केस कितने दिनों में डिस्पोज ऑफ कर देना। ठीक है, ये चीज इसमें ये बोला गया है कि बच्चे का जो एविडेंस है, जो स्टेटमेंट है, वो कोर्ट जब केस का कॉग्निजेंस ले रहा है उसके विद इन 30 डेज उसको बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेना है। बच्चे हैं ना, मेमोरी कच्ची हो जाती है, भूल सकते हैं वो। इसीलिए बोला गया है कि कोर्ट के पास जैसे ही उसके ऑफेंस का कॉग्निजेंस आए उसके विद इन 30 डेज बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, और पूरा का पूरा ट्रायल की प्रक्रिया उसको 1 साल के अंदर कंप्लीट कर देना है। और ये 1 साल ऑफेंस होने की डेट से नहीं है, बल्कि जिस डेट में केस को कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है वहां से। ठीक है, ये चीज आगे एक बात और बोली गई है कि बच्चे जो है कि कभी भी एक्यूज्ड के सामने नहीं आना चाहिए। ठीक है, बच्चा कभी भी पूरी प्रोसीडिंग के दौरान, पुलिस को भी इस बात का ध्यान रखना है, कोर्ट को भी इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा किसी भी तरीके से एक्यूज्ड के कांटेक्ट में ना आए, एक्यूज्ड को वो देख ही ना पाए और ना ही एक्यूज्ड उसको देख पाए। ठीक है, लेकिन अब बच्चा जो बयान दे रहा है अगर उसके बारे में एक्यूज्ड को पता नहीं होगा तो वो अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा? इसीलिए बोला गया है कि कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि जब बच्चे का वो स्टेटमेंट ले रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि वो एक्यूज्ड को देख ही ना पाए, लेकिन एक्यूज्ड को वो ऐसी जगह बैठा करके रखेगा जहां से वो बच्चे की केवल आवाज सुन सकता है, ताकि वो अपने लॉयर को कम्युनिकेट कर सके अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ठीक है, इसके लिए बोला गया है या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो, या कोई सिंगल विजिबिलिटी मिरर का इस्तेमाल करो, या कर्टेन का इस्तेमाल करिए, या दूसरा कुछ भी डिवाइस यूज करिए, बच्चे की बस आवाज सुन पाए एक्यूज्ड कि बच्चा क्या बयान दे रहा है, ताकि वो अपने आप को डिफेंस तैयार कर सके। बच्चा न तो एक्यूज को देख पाए न एक्यूज बच्चे को भी न देख पाए। ठीक है, आगे जो मैंने पहले ही बताया कि कोई भी बच्चा है अगर वो एविडेंस दे रहा है तो जरूरत पड़ने पर इंटरप्रेटर या एक्सपर्ट का भी इस्तेमाल वो सहारा ले सकता है और कोर्ट उसे प्रोवाइड करेगा ये चीज। ठीक है, ये चीज आगे गाइडलाइन फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंट ऑफ एक्सपर्ट। कोई भी चाइल्ड जिसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस अगर हुआ है वो प्री ट्रायल स्टेज में या ड्यूरिंग ट्रायल स्टेज में, वो चाहे तो कोई भी एनजीओ है जो बच्चों के लिए काम करती है,
कोई प्रोफेशनल है, कोई एक्सपर्ट है, इनकी असिस्टेंस ले सकता है और उसकी गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज। आगे ये भी बोला गया है कि बच्चे को अपने पसंद का लीगल प्रैक्टिशनर, अगर उसका मन नहीं है सरकारी वकील से केस लड़वाने का, वो अपना खुद का लॉयर भी रख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये चीज। आगे एक बात बोली गई है, एक्ट नॉट इन डिरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। अगर गवर्नमेंट ने कोई दूसरा लॉ बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया हुआ है या किसी लॉ में ये प्रोविजन है, तो ये जो पॉक्सो एक्ट है ये उसके एडिशन में है, उसको डिरोगेशन में नहीं, मतलब उस एक्ट को खत्म नहीं करता है, बल्कि उस एक्ट के प्रोविजन के इन एडिशन प्रोविजन पॉक्सो एक्ट में। लेकिन अगर कोई कंट्राडिक्शन हो जाता है पॉक्सो एक्ट में और किसी दूसरे एक्ट में, तो ऐसे केस में जो पॉक्सो एक्ट में जो प्रोविजन है वही प्रिवेल करेगा। मतलब पॉक्सो एक्ट कंट्राडिक्शन के केस में जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा उस एक्ट पे, मतलब पॉक्सो एक्ट का जो प्रोविजन है वो सुपीरियर माना जाएगा और वही लागू। पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एक्ट, ये तो बड़ा जरूरी होता है, लोगों को अगर पता नहीं लगेगा तो वो कैसे बचेंगे। ठीक है, इसके लिए भी है। आगे है मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। अब ये जो एक्ट पॉक्सो एक्ट बनाया, इसके जो प्रोविजन बनाए गए उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है कि नहीं, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पा रही है कि नहीं, इसके लिए एक संस्था का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है ना, ठीक है, जो जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2005 के तहत कमीशन बनाया गया है जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट, इसी को जिम्मेदारी दे दी गई है कि पॉक्सो एक्ट की भी मॉनिटरिंग आप ही करो। तो ये बात भी एक चीज पूछ सकता है कि पॉक्सो एक्ट के तहत मॉनिटरिंग का राइट किसको दिया गया है, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इसी को दे दिया गया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अथराइज कर दिया गया कि पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड अगर कोई रूल बनाने की जरूरत है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कि कर सकता है। जो भी रूल वो बनाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, पार्लियामेंट के सामने उस रूल की गजट नोटिफिकेशन की कॉपी रखी जाएगी और कितने दिन तक, 30 दिन तक, कम से कम 30 दिन तक वो रखा जाएगा। आगे एक लास्ट बात, पावर टू रिमूव डिफिकल्टी। जब कोई एक्ट बनता है, ठीक है, तो एक्ट बनने के बाद जब उसको इंप्लीमेंट करने का फेज आता है, टाइम आता है, तो उस एक्ट के कई प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने में बहुत डिफिकल्टी भी आती है, इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम होती है। अब अगर इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम आ रही है तो क्या बार बार पार्लियामेंट के पास जाया जाएगा? नहीं। इसीलिए हर एक एक्ट में आप देखोगे कि पावर टू रिमूव डिफिकल्टी का क्लॉज होता है कि अगर उस एक्ट को इंप्लीमेंट करने में कोई इंटरप्रिटेशन का इश्यू आ रहा है तो उसको कौन दूर करेगा, ये जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दे दी जाती है। ठीक है, लेकिन इसको ये बोला गया है कि एक्ट जब लागू हुआ उसके विद इन 2 ईयर में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो, उसके बाद प्रॉब्लम है तो पार्लियामेंट के सामने अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज। अब ये जो मैंने एक शेड्यूल की बात की थी जिसमें आर्म्ड फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज के बारे में बताया गया है, देखिए कौन कौन है इसमें। एयर फोर्स है, आर्म्ड फोर्स है मतलब आर्मी वाले हैं, आसाम राइफल वाले हैं, होमगार्ड है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, कोस्ट गार्ड है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस वाले, आईटीबीपी वाले हैं, नेवी है, एनआईए के लोग हैं, एनएसजी के लोग हैं, आरपीएफ के हैं, एसएसबी के हैं, एसपीजी के हैं, टेरिटोरियल आर्मी के हैं और स्टेट के पुलिस फोर्स। ठीक है, तो ये चीज है। तो यही था पूरा पॉक्सो एक्ट में, काफी अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया गया, एक एक बात को एक्सप्लेन किया गया। अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और इससे सवाल आएंगे तो आराम से आपके बन जाएंगे। ठीक है, ओके, बाय।